हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि भारत और इजराइल के बढ़ते घनिष्ठ संबंध कैसे जियोपॉलिटिक्स की रूपरेखा में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आज इस दिशा में हम 5 बिंदुओं पर विशेषता बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला बिंदु आज का रहने वाला है कि भारत तथा इजराइल के संबंध हमारे पास्ट टाइम में कैसे रहे हैं। दूसरा जो बिंदु रहेगा वह है इजराइल और इंडिया के साथ जो लगने वाले प्रोजेक्ट्स हैं। तीसरा, इजराइल के इंटरनेशनल संकट कौन कौन से है, यानी इजराइल का किन किन देशों के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। और चौथे में हम इंडिया के भी पड़ोसी देशों के साथ उसके चल रहे कॉन्फ्लिक्ट की बात करेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे कि भविष्य में इंडिया और इजराइल के संबंध कैसे रहने वाले हैं। तो चलिए हम एक एक करके सभी बिंदुओं पर बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहला है भारत और इजराइल के संबंध पास्ट में कैसे रहे हैं। इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हमें हमारे टाइमलाइन को 3 भागों में डिवाइड करना होगा। पहला है 1948 से 1950 और दूसरा है 1950 से 1991 और तीसरा है 1992 से वर्तमान समय तक। तो सबसे पहला भाग जो है 1948 से 1950, इसको गैर मान्यता अवधि भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें इजराइल और इंडिया के संबंध उतने घनिष्ठ नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, 1947 से ही यहूदियों में इजराइल को एक यहूदी राज्य बनाने का प्रयास चल रहा था, परंतु जब 1948 में इसने ऑफिशियली विभिन्न देशों के सामने यह प्रस्ताव रखा कि इजराइल को एक अलग देश की मान्यता दे देनी चाहिए, तो उस समय भारत की फॉरेन पॉलिसी और अंतर्राष्ट्रीय दबावों के कारण को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मानने से मना कर दिया। इसी कारण से जब 13 जनवरी 1947 को अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक 4 पन्नों का पत्र लिखा, जिसमें भारत को एक यहूदी राज्य की स्थापना का समर्थन करने के लिए राजी करने के लिए कहा गया। नेहरू जी उस अनुरोध को स्वीकार नहीं कर पाए और अपनी दुविधा को यह कहते हुए समझाया कि राष्ट्रीय नेताओं को दुर्भाग्य से उन नीतियों का अनुसरण करना पड़ता है जो अनिवार्य रूप से स्वार्थी हैं। यही स्थिति कुछ सालों तक और बनी रही और 1949 में इजराइल का यूनाइटेड नेशन में प्रवेश पर भारत ने इसके खिलाफ वोट दिया। हिंदू महासभा के नेता विनायक दामोदर सावरकर ने इजराइल के निर्माण का नैतिक और राजनीतिक दोनों आधारों पर समर्थन किया और भारत के इजराइल के खिलाफ वोट देने के निर्णय की निंदा की। यानी कुल मिलाकर 1948 से 1950 के 2 सालों में इजराइल और भारत के संबंध उतने अच्छे नहीं हो पाए। अब आता है 1950 से 1951 का दौर। इसे अनौपचारिक मान्यता का दौर भी कहा जाता है। इसे क्यों ऐसा कहा जाता है वो आगे देखिए। 17 सितंबर 1950 को भारत ने अनौपचारिक तौर पर इजराइल को मान्यता दी और 1953 में इजराइल को बॉम्बे यानी आज के मुंबई में वाणिज्य दूतावास खोलने की अनुमति दी। हालांकि नेहरू सरकार इजराइल के इस पूर्ण राजनयिक संबंधों को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी, क्योंकि उनकी सरकार फिलिस्तीनी कारणों का समर्थन करती थी और उनका मानना था कि इजराइल को नई दिल्ली में दूतावास खोलने देने से भारत और अरब देशों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। 1950 से 1951 तक यह अनौपचारिक मान्यता अनौपचारिक ही बनी रही। जब 1971 का समय आया तो 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान इजराइल ने भारत का समर्थन किया, परंतु भारत का इजराइल विरोधी नीति रखने के 2 कारण थे। पहला, घरेलू तौर पर भारतीय लीडर्स को यह डर था कि कहीं इजराइल के साथ संबंध अगर सामान्य हुए तो वे मुस्लिम वोट खो देंगे। वहीं दूसरी ओर भारत फारस की खाड़ी में काम कर रहे अपने नागरिकों की बड़ी संख्या को खतरे में नहीं डालना चाहती थी, जो विदेशी मुद्रा यानी फॉरेन रिजर्व को बरकरार रखने में एक अहम भूमिका निभा रही थी। उस समय भारत में ऊर्जा की बढ़ती मांग को अरब देशों के तेल से ही पूरा किया जा सकता था। इस कारण से भी भारत इजराइल की ओर कदम बढ़ाने से डर रहा था। अब यह तो हुई 1950 से 1991 की बात। अब आते हैं 1992 से वर्तमान स्थिति कैसी रही। इसको पूर्ण मान्यता और घनिष्ठ संबंध का दौर कहा जाता है। दशकों की गुटनिरपेक्ष और अरब समर्थक नीति के बाद भारत ने जनवरी 1992 में तेल दूतावास खोलकर औपचारिक रूप से इजराइल के साथ संबंध स्थापित किए। फलस्वरूप 1999 में इजराइल ने हथियार और गोला बारूद प्रदान करके
कारगिल युद्ध में भारत का समर्थन किया। हालांकि इस समय तक भारत तथा इजराइल संबंध अच्छे हो चुके थे, परंतु इजराइल और फिलिस्तीनी संघर्ष में भारत दोनों को सुलह कराने के उद्देश्य को केंद्र में रखकर अपना नीति बना रहा था। जब 2014 में इजराइल और हमास के बीच तनाव हुए तो भारतीय सरकार ने इजराइल को शक्ति के अनुपातहीन उपयोग को रोकने की राय व्यक्त की। वहीं दूसरी ओर फिलिस्तीन के कारणों को भी तवज्जो दिया। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल में भारत तथा इजराइल के संबंध बहुत करीब और गर्म रहे। 2017 में वह पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इजराइल का दौरा किया। उसी श्रृंखला में भारत 2017 में इजराइल का सबसे बड़ा हथियार ग्राहक बना। दोनों देशों के बीच रक्षा संबंध लंबे समय तक बने रहे। अगस्त 2022 में इजराइल के राष्ट्रपति हार्जोग अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए तेल अवीव में भारतीय दूतावास में शामिल हुए। वहीं भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात के दौरान हार्जोग ने भारत इजराइल संबंधों को भी रेखांकित किया। अब चलिए हम इस वीडियो के दूसरे पार्ट यानी इंडो इजराइल प्रोजेक्ट्स के बारे में एक चर्चा करते हैं। यदि हम भारत और इजराइल के बीच बायलैटरल प्रोजेक्ट्स की बात करें तो हम पाएंगे कि ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिनको दोनों ने मिलकर अंजाम दिया है, परंतु जिसमें टेक्नोलॉजी शेयरिंग, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, स्पेस एक्सप्लोरेशन, डिफेंस टेक्नोलॉजी शेयरिंग आदि आते हैं। इन सभी से दोनों देशों के विकास के रास्ते आसान हुए और विकास की गति में भी वृद्धि हुई है। कुछ उदाहरणों के साथ यह बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। पहला, जब 2008 में भारत ने इसरो के माध्यम से इजराइल के लिए एक सैनिक उपग्रह टेक्सार यानी सिंथेटिक अपर्चर रेडार लॉन्च किया। इसे सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र से PSLV द्वारा लॉन्च किया गया। यह उपग्रह दिन रात या कोई भी मौसम में पृथ्वी के सतह का इमेज ले सकता था। दूसरा, जब सितंबर 1968 में जब रॉ की स्थापना हुई तो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें मोसाद, जो कि इजराइल की एक बहुत ही उन्नत खुफिया एजेंसी है, उसके साथ संबंध बनाने की सलाह दी। इससे पाक, चाइना और उत्तर कोरिया में बढ़ रहे सैनिक संबंध को न्यूट्रल किया जा सकता था। 1993 में तत्कालीन इजरायली विदेश मंत्री शिमोन पेरेज की भारत यात्रा के दौरान भारत और इजराइल ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिनसे दोनों देशों के बीच प्रत्यक्ष वैज्ञानिक सहयोग की अनुमति दी। सहयोग के विशिष्ट क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, लेजर और इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स शामिल हैं। साथ ही 1994 में दोनों देशों के बीच अनुसंधान एवं विकास सहयोग की सुविधा के लिए $3 मिलियन का एक संयुक्त विज्ञान और प्रौद्योगिकी कोष स्थापित किया गया था। अब हम देखते हैं कि इजराइल के विदेशी अपने पड़ोसी देशों के साथ कैसा संबंध है। तो इजराइल के विदेशी संबंधों की बात करें तो यूनाइटेड नेशन के 192 सदस्य देशों में से 164 के साथ वह डिप्लोमेटिक रिलेशन रखता है। यदि अरब देशों की बात करें तो इजराइल 1979 और 1994 के शांति संधियों के बाद अपने दो पड़ोसी देशों यानी मिस्र और जॉर्डन के साथ पूर्ण डिप्लोमेटिक रिलेशन रखता है। इजराइल के साथ संघर्ष होने वाले देशों में फिलिस्तीन शीर्ष स्थान पर है और इन दोनों के संघर्ष के किस्से तो हम अक्सर ही न्यूज़ में देखते रहते हैं। अन्य देशों में अरब और ईरान इजराइल के साथ विवादों से घिरे होने में मशहूर है, क्योंकि ईरान रूस के साथ परमाणु कार्यक्रमों पर काम कर रहा था जो इजराइल को पसंद नहीं है। कुल मिलाकर इजराइल भी संघर्षों से जूझता आ रहा है, परंतु इजरायली सरकार ने प्रत्येक संघर्ष में अपनी सैनिक शक्ति और अपने टेक्नोलॉजी और अपने जज्बे को दुनिया के सामने रखा है। वह चाहे ऑपरेशन स्प्रिंग ऑफ यूथ हो, जिसमें इजराइल के निको मोसाद के खुफिया अभियान के द्वारा ओलंपिक में मारे गए इजरायली खिलाड़ियों की मृत्यु का बदला लिया, या फिर ऑपरेशन थंडरबोल्ट हो, जिसमें तेल अवीव से पेरिस जाने वाले प्लेन के हाईजैक किए गए यात्रियों को वापस लाने के इम्पॉसिबल दिखने वाले काम को अंजाम देने का हो। इजराइल ने हर बार अपने आप को साबित किया है। वहीं दूसरी ओर भारत भी अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान और चाइना के साथ संघर्ष की स्थिति में बना रहता है। इसलिए भारत और इजराइल के आपसी सहमति और सहायता दोनों देशों को फायदा पहुंचा सकते हैं। यदि भविष्य में इजराइल और इंडिया के रिलेशन किस प्रकार के होने वाली है इसकी बात करें
तो हम देख सकते हैं कि अभी के जो सिचुएशन है, अभी का जो राजनीतिक स्थिति है और भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, उस हिसाब से हम देख सकते हैं कि भारत और इजराइल के संबंध आने वाले दिनों में ज़रूर देखेंगे, कुछ सालों में, कि भारत और इजराइल का जगह सम्मति हुआ नाटो और रूस के बाद, ये दोनों सम्मिलित रूप से तीसरी सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर जरूर से जरूर आएंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।